Okay. So for next 40 to 50 minutes, stay with me. You'll get a lot of understanding. आपको बहुत सारा समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में. एंड ऑफ कोर्स इफ समवन सेज कि ये चैप्टर समझने को मुझे बहुत समय लगेगा, हाँ, बहुत सीधा सिंपल और बहुत आसान है. किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने में कितना समय लगता है, उसका रेट क्या है. ठीक है, उसका रेट क्या है. मान लो मैं बैतूल से भोपाल जा रहा हूँ. ठीक है, बैतूल मेरा डेस्टिनेशन है और मुझे जाना भोपाल है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के जाने में कितना टाइम लगता है, उसको हम कैसे निकालेंगे. टाइम निकालना है तो जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको मैं कितना, जो भी स्पीड से रहेगा उससे डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, या फिर मुझे स्पीड देखना है, रेट कितने पे जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूंगा. तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस भी, जितने मान लो मैंने कोई एक रिएक्टेंट रखा जो दूसरे रिएक्टेंट बी से रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी. मतलब धीरे धीरे ए बी कम होंगे और सी डी बढ़ते आएगा रिएक्शन में. ठीक है. ओके, तो ए बी जो है वो धीरे धीरे कम होगा और सी डी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. तो यही यही है आपको पूरा जो पूरा टॉपिक है ना आपका, वो इसी अराउंड रिवॉल्व होगा कि अ, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करता है. ये सब चीजें आपको पढ़ना है. थोड़ी बहुत माइनर इक्वेशंस आएगी, जैसे आप समझो यहाँ पे क्या लिखा है. Chemical kinetics is the study of rate of chemical reaction, the factor that influence this rates, and the step mechanism by which reaction occurs. रासायनिक बल गति की रासायनिक अभिक्रियाओं की गति या उसका रेट, उससे प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स, और अभिक्रियाओं के चरण का अध्ययन करता है. ठीक है. अब रिमेम्बर वन थिंग, इस पूरे टॉपिक में आपको बताऊं, एक चीज ध्यान से सुनना, बस एक चीज. कुछ यूनिट्स को आपको तरीके से देखना है, कुछ थ्योरी आपको अच्छे से देखना है. दैट इज ऑल. इससे मैं उतना ज्यादा न्यूमेरिकल की उम्मीद नहीं करता हूँ. इससे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट निल है. अगर आ भी गया तो इट्स गुड, बट मैं न्यूमेरिकल की ज्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा इस चैप्टर से, क्योंकि अगर आता भी है ना तो बहुत माइनर माइनर आएगा, एकदम हल्का सा आएगा जो आपको. अभी हम पेपर भी देखेंगे इसके बाद, अगर कुछ न्यूमेरिकल दिखता भी तो मैं बताऊंगा अप्रोच इसकी कैसे रहेगी. ठीक है, और किस लेवल की प्रैक्टिस हमें चाहिए कि हमारे इस क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन हमें बन जाए. क्या क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में हम. रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ फास्ट रिएक्शन अकर्स, अभिक्रिया कितनी तेजी से होती है. ठीक है. रेट लॉ पढ़ेंगे. रेट लॉ मतलब गति और सांद्रता, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में संबंध बताएगा वो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पावर टू विच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर रेस्ड, गति समीकरण में अभिकारों की सांद्रता की घात, और कुछ नहीं. मॉलिक्यूलैरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप, किसी मूल चरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या. ठीक है. हाफ लाइफ टाइम, अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिर आला कॉन्सेप्ट तो और इजी हो जाएगा. ठीक है. अभिकारक की आधी मात्रा के समाप्त होने में लगने वाला समय, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अर्ध आयु काल भी बोलते हैं शायद इसको, अर्ध. हाँ, अर्ध आयु, जिसको मैं फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, वो तो 2 मिनट में, 2 सेकंड में आंसर दे देगा अगर ऐसा कुछ आता है तो. टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ अमाउंट, मतलब कितना, जैसा अभी 10 ग्राम है तो 10 ग्राम का आधा होने में कितना समय लग रहा है, फिर 50 ग्राम का आधा होने में कितना समय लग रहा है, फिर 25 ग्राम का आधा होने में कितना समय लग रहा है, उसको आधा आयु काल या फिर हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं. ठीक है. एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी का. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. मिनिमम एनर्जी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. ठीक है. अभिक्रिया आरंभ करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा. कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी काफी अच्छी हो गई. ठीक है. उत्प्रेरक, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. ओके, आपने अगर एंजाइम पढ़ा होगा, एंजाइम इज द बायो कैटलिस्ट, बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा था.
जैव उत्प्रेरक है जो कि रिएक्शन में पार्ट तो लेता है बट कभी भी उसमें यूज खुद कंज्यूम नहीं होता। वह पदार्थ जो गति बढ़ाता है पर स्वयं परिवर्तित नहीं होता। अब आता है हमारा चैप्टर का पहला पार्ट, रेट ऑफ, क्या लिखा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया की दर। क्या होता है, मान लो मैंने कोई एक प्रोडक्ट ए और बी को मैं रिएक्ट करा रहा हूं, ए बी रिएक्ट करके सी और डी बन रहा है मान लो। क्या लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को मैं डिनोट करता हूं ऐसे, ऐसे डिनोट करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन को, ऐसे डिनोट करता हूँ, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रासायनिक अभिक्रिया की दर वह मात्रा है जिससे किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता समय के प्रति बदलती है, मतलब समय के साथ बदलती। अब मैंने ए लिया और लेट अस कंसीडर मुझे एक एसिड बेस रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस ले लेता हूं, ये NaOH। अब क्या होगा, इसको मैं करता हूं तो इससे मेरा क्या बनता है, NaCl सॉल्ट बन जाएगा और H2O मेरा पानी बन जाएगा। तो धीरे धीरे HCl की और NaOH की मात्रा, अगर मान लो मैंने एक बीकर लिया, उसमें HCl और NaOH डाल दिया, तो धीरे धीरे अब क्या होगा, सेम बीकर में इधर इसकी मात्रा कम होते जाएगी और धीरे धीरे आपके बीकर में NaCl और पानी बनने लगेगा, ठीक है। मतलब समय के साथ HCl कम होगा, NaOH कम होगा, और समय के साथ आपका प्रोडक्ट वो NaOH कम होगा, और समय के साथ आपका जो प्रोडक्ट है NaCl और H2O वो बढ़ते जाएगा। समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीतेगा HCl NaOH कम होगा और NaCl H2O बढ़ेगा। तो ये और कुछ नहीं, यही आपका रेट है, यही आपकी दर है, जो किस पे डिपेंडेंट कर रही है, रिएक्टेंट या फिर अभिकारक जो कि AB है, प्रोडक्ट जो कि CD है, उत्पाद जो कि CD है ना। ये उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो उसको मैं कैसे करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं D/dt लिखता हूँ और रिएक्टेंट को मैं ऐसा लिख देता हूँ, अगर रिएक्टेंट है या फिर अभिकारक है, और अगर प्रोडक्ट है तो dt/dp लिख देता हूँ। अब क्योंकि, ध्यान से आप समझना, क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें अभिकारक समय के साथ कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मैं उसको क्या लिख देता हूँ, जो रेट है, दर है, उसको मैं लिखूंगा माइनस डेल आर बाय डेल टी। ये डेल और डी ये चेंज ही है ना, सेम ही चीज मान लो कि चलो भी, माइनस मतलब ये कम हो रहा है। कौन कम हो रहा है, अभी कारक कम हो रहा है, उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये रिएक्टेंट का केस है और ये प्रोडक्ट का केस है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, उत्पाद, ठीक है। समय के साथ आपका, ये मैंने टाइम रख दिया यहाँ पे रिएक्टेंट रख दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया, ये टाइम रख दिया। समय के साथ जो आपका रेट है, रिएक्टेंट समय के साथ कम होते जाएगा, तो उसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव स्लोप आएगा। अगर समय के साथ प्रोडक्ट क्या है, बढ़ते जाएगा, तो उसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। यूनिट क्या होती है सर रेट ऑफ रिएक्शन की, जैसे सर हमारी नॉर्मल वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, वैसे ही यहाँ पर रिएक्टेंट या उत्पाद है वो कितना होगा, मोल पर लीटर, ये उसकी यूनिट हुई। रिएक्टेंट या अभिकारक की, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद की, पर सेकंड, तो यूनिट क्या आएगी, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट आ गई।
द यूनिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट भी चेंज हो जाती है कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर सेकंड ऑर्डर है, वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। टाइप ऑफ रेट, कितने टाइप के रेट होते हैं, ठीक है। एक होता है एवरेज रेट, एवरेज मतलब औसत दर, जैसे एवरेज स्पीड होती है वैसी एवरेज रेट भी होता है। रेट कैलकुलेटेड ओवर अ टाइम इंटरवल, यह दर एक निश्चित समय अंतराल से निकाली जाती है। अब क्या हो गया, मान लो मैंने अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो किसी पर्टिकुलर टाइम A1 पे मेरा जो अपना क्या नाम से रिएक्टेंट रहा होगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेरा A2 रहा होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लूंगा मैं कि कितना हो गया कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस, और वही है मेरा एवरेज रेट, ठीक है। रिमेंबर, ये चीज बस आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट से क्लियर है ना। देखो यहाँ पे A1 ज्यादा होगा, A2 कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे अपना जो अभिकारक है, जो आपका रिएक्टेंट है, वो कम हो रहा है, इसलिए हम बड़ी चीजों को आगे रखेंगे, छोटी को पीछे रखेंगे। पर समय समय पहले T2 ज्यादा रहेगा, T1 कम रहेगा, ये आ गया देखो। औसत दर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अदरवाइज आपके कोई कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सॉल्व कर लोगे। इंस्टेंटेनियस रेट या फिर क्षणिक दर, एकदम पर्टिकुलर टाइम, एकदम मैंने पूरा रिएक्शन चल रहा है और मैंने यहाँ का रेट देख लिया कि यहाँ पर रेट कितना है, पूरा रेट ना देख के मैंने यहाँ पर रेट देखा एकदम छोटे से टाइम पे। तो रेट एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम कैलकुलेटेड यूजिंग कैलकुलस। अब आप लोगों को मैं इतना तो मुझे आप लोगों को बेहतर तरीके से जानता ही हूं मैं कि आपको कैलकुलस उतने अच्छे से नहीं आती। डोंट वरी, कैलकुलस का हम यूज भी नहीं करेंगे ताकि आप लोगों को डर ना लगे केमिस्ट्री से। तो ये चीज आप फिलहाल में ऐसे ही याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो मैं आपको ना इंटीग्रेशन कराऊंगा ना डिफरेंशिएशन कराऊंगा, बिना उसके हम कितना बेहतर कर सकते हैं हमारा एम उस पर रहेगा। यह किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया की दर होती है, ठीक है, कलन से निकाली जाती है, बट हमारा उसका यूज नहीं है। इनिशियल रेट, किसी भी रिएक्शन की, किसी भी अभिक्रिया की जो प्रारंभिक दर होती है, वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे t इजिकल्स टू जीरो पर चेक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनिशियल रेट या फिर प्रारंभिक दर। एकदम टाइम जीरो से, अभी मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक दर। आता आपका ए जब कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए जब कन्वर्ट हो रहा है बी में, ये आपका एक रिएक्शन देके रखा है, चेक करते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए changes from 0. वो सॉरी 1 मोल पर लीटर टू 0.6 मोल पर लीटर इन 20 सेकेंड, यदि ए की सांद्रता 1 मोल से 6 मोल हो जाती है 20 सेकेंड में, तो आपको ये बताना है कि रेट क्या है। रेट क्या है तो मैं क्या करूंगा, ये देखो मैंने पहले बड़ी क्वांटिटी लिखी फिर छोटी क्वांटिटी लिखी, कितना टाइम लगा वो लिखा, डिवाइड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ, नेक्स्ट आपका रेट लॉ। अब हमने इक्वेशन तो पढ़ ली, अब हमारा टाइम ये समझने का है कि गति का नियम क्या होता है। तो rate law is a mathematical expression that shows how the rate of reaction depends on the concentration of reactant. गति नियम एक गणितीय अभिव्यक्ति है जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है। उसके लिए कैसा इक्वेशन लाई मैंने, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको जो समझना है, जो रेट लॉ है, जो गति का नियम है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ ताकि आपको एक भी बार में क्लियर हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज है ना, इसको समझ लो, ये भी बहुत काम की है, इसी पे आपका पूरा रेट लॉ रहता है। अरे यार क्या हो गया इसको, ओके। जो रेट लॉ है उसमें जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। गति का जो नियम है उसमें अभिक्रिया क्रिया की जो दर है अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे, उत्पाद पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि कितना रिएक्टेंट हमारे पास अवेलेबल है। कैसे लिखता हूं मैं, के ए की पावर एक्स बी की पावर
वाई। ये हो गया हमारा रेट लॉ। ठीक है, जहां पर के जो है वो आपका दर नियतांक या फिर रेट कांस्टेंट है, ए और बी जो है, जो आपको ये क्लोज ब्रैकेट में दे के रखी है, वो और कुछ नहीं आपकी सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन है। और ये जो एक्स और वाई है, ये और कुछ नहीं आपका जो इक्वेशन है उसमें ऑर्डर बताता है कि कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की या फिर सेकंड ऑर्डर की। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो रेट इक्वेशन है, रेट लॉ या फिर दर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो के कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ए बी उनकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर एक्स और वाई, जो भी उसकी पावर एक्स और वाई है उसको मैं अगर ऐड कर दूं तो ओवरऑल ऑर्डर या फिर मुझे कुल क्रम मिल जाता है। ओवरऑल ऑर्डर या फिर कुल क्रम मिल जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट के लिए। तो आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब ये होता है कि रेट में के ए की पावर जीरो होगी और जो बी है उसकी पावर जीरो होगी। अगर जीरो प्लस जीरो तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आ जाएगा। तो जीरो, एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट और याद रखना, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है वन। ठीक है, तो आपका ये अब रेट में के इसकी पावर जीरो है तो ये वन हो गई, इसकी पावर जीरो है तो ये वन हो गई। तो आपका रेट कांस्टेंट पे ही आपका पूरा जो क्या नाम से, रेट इज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है, एक बस आपका जो नियतांक है या फिर जो कांस्टेंट है वही बचा, बाकी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगेन आपका क्वेश्चन बन सकता है पीएनएसटी में कि कौन से टाइप में जो रेट आपका है वो इंडिपेंडेंट होता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। तो वो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे नेक्स्ट, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो क्या हो सकता है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अगेन रेट इज इक्वल टू के, अब मुझे एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए वन, तो ही मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलो चेक करके देखते हैं। ए की पावर अगर मैं वन लिख दूं और बी की पावर मैं जीरो लिख दूं, या तो फिर मैं आर इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो लिख दूं या फिर बी की पावर वन लिख दूं। ठीक है, देखो दोनों केस में वन प्लस जीरो भी वन होता है, जीरो प्लस वन भी वन ही होता है। ठीक है, तो ये आपका, इसमें क्या होता है, इसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी भी मेरे को कांस्टेंट यहाँ पे ए दे रखा हो या बी रखा हो मुझे उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या बी। दर ए या ए की सांद्रता या फिर बी की सांद्रता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा रेट होगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब अब क्या हो गया, रेट, इसको यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो के, अब यहाँ पे क्या हुआ, ए की पावर वन होना चाहिए, बी की पावर भी वन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कितने आ जाएगा, वो आ जाएगा, या तो फिर आप कुछ भी कर लो कि अब के ए की पावर दो मान लो, बी की पावर जीरो कर दो, या फिर आप के ए की पावर जीरो कर दो, बी की पावर दो मान लो। ठीक है, जो भी हो, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आ गई आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये आ गया ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है सर, डिपेंड कर रहा है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे, और हो सकता है किसी एक की भी कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करे। तो यहाँ पे देखो या लिखा है या तो फिर और लिखा है। यहाँ पे समझो, देखो दो NO प्लस O2 when react it gives twice of NO2। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, ठीक है, प्रयोग से प्राप्त गति समीकरण है। ठीक है, अब इसमें रेट कैसे, रेट देखो मैंने कैसे रेट की इक्वेशन कैसे लिखी, रेट को मैंने लिखा है आर इज इक्वल टू जो भी कांस्टेंट है के, एनओ लिखा, और एनओ कितना दो लिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली, दो, तो पावर चली गई ऊपर।
O2 एक ही लिया तो ये आ गया आपको, ये देखो रेट इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, लिख दिया आपने। दूसरी चीज, अब मुझे चेक करना है इसका ऑर्डर या फिर क्रम कितना है, तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो आ जाएगा तीन। तीन ही आएगा क्या? हाँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ? तीन हो गया। ओके, calculate the overall order of a reaction which has rate expression। आपको रेट एक्सप्रेशन देके रखा है, ए की पावर 1/2, बी की पावर 3/2। इसका मुझे ऑर्डर निकालना है या फिर क्रम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1+2 3/2, कितना हो गया? 2 एलसीएम आ गया, ऊपर 1+3 4 हो गया, ये कैंसिल आ गया 2। तो आपका पहला आंसर 2 आना चाहिए, सेकंड ऑर्डर आ गया। चलो चेक करो दूसरा वाला क्या है। अगर मुझे फिर से ऑर्डर ही पूछा है तो वेरी गुड। यहाँ पे देखते हैं 3/2 -1 दे के रखा है। चलो -1 देके गया, ये 2 पर गया, और 3 - 2/2 1/2, तो हो गया हाफ ऑर्डर रिएक्शन। ये तो और कुछ नहीं, बहुत इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको हमेशा समझना है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज लगा के रखता हूँ ना कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, आपको ये जो चीजें मैं स्पेशली बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है ना, उसके 6 घंटे के अंदर, एटलीस्ट 6 घंटे के अंदर आप बताओ पूरी वीडियो एक बार रिवाइज कर लिया करो, उसका वीडियो रिवाइज कर लो या फिर लेक्चर रिवाइज कर लो, या तो फिर आपका क्या नाम से नोट्स देख लो एक बार, तो वो दिमाग में फिट हो जाती चीजें हमेशा की। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैंने बोला कि आपकी जितनी भी दर है, जो आपकी रेट है, वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, अभिकारक की सांद्रता पे। तो जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। हायर द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ज्यादा सांद्रता से आमतौर पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर एन। रिएक्टेंट की पावर एन, इसको हमने कैसे समझा? अभी हमने एक रिएक्शन देखा था, टू की पावर, वो सॉरी, दो NO2, NO है, O2 है, तो हमें एक NO2, ये ऐसा कुछ दे रहा था, हाँ या नहीं बोलो? चलो चेक करके देखो। अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा रेट, जो भी कांस्टेंट के है, अब NO लिख दूंगा। मेरा रेट इस पे डिपेंड नहीं करता, मेरी दर इस पे डिपेंड नहीं करी, मेरी दर किस पे डिपेंड करी? मेरी दर इस पे डिपेंड करी। NO लिखूंगा और O2 लिखूंगा। कितने हैं NO? तो ये आ जाएगा 2। बस यही आपकी इक्वेशन, और यही उसकी बात भी कर रहा है, ये देखो। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा चीज आपका जो रेट है, जो दर है आपकी, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। दिस लीड्स टू मोर इफेक्टिव कोलिजन एंड फास्टर रिएक्शन। इससे क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं तो फास्टर रिएक्शंस होते हैं। इससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है और अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अ रूल ऑफ थंब, याद रखना, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। रेट अप्रोक्सीमेटली डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री का राइज। हर 10 डिग्री पे, हर 10 डिग्री पे जो रेट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो डबल हो जाता है, डबल। ठीक है, एक सामान्य नियम, हर 10 डिग्री वृद्धि पर दर लगभग दो गुनी हो जाती है, दर लगभग दो गुनी हो जाती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बोलता हूँ ना, कि आप लोगों हो सकता है कोई किसी को इतना डीप में पढ़ने की आदत नहीं होगी, बट एटलीस्ट मेरे नोट्स में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम नोट्स बनाए, बताए, एक केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। बट जब मैं बनाने के बाद क्वेश्चंस देखता हूँ ना, कि हाँ कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे या नहीं हो रहे, यू रिमेम्बर वन थिंग, मैं इतने शिद्दत से नोट्स बनाता हूँ ना कि आई चेक एवरीथिंग, एवरीथिंग मैं खुद पढ़ता हूँ कि यार कुछ चीजें मिस नहीं होना चाहिए, और वो इतना डीप रहता है कि आपको खुद ही फिर समझ में आ जाता है कि हाँ क्वेश्चन तो आ रहे हैं, इससे बन रहे हैं। तो रिमेम्बर वन थिंग, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना आपकी, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी हो जाएगी कल से, परसों से, ठीक है?
और एक और चीज कि जैसे जैसे समय पास में आएगा, ऑफ कोर्स फॉर श्योर आपका टेंशन बढ़ेगा, आपको थोड़ी सी घबराहट होगी। डू नॉट वरी। मैं आपको जब 11 तारीख से हम लोग रिवीजन चालू करेंगे, तो आई विल गिव यू वन टॉपिक अ डे। उस टॉपिक पे ही काम करेंगे हम, है ना। तो डोंट वरी, आपका बेफिक्र रहना, बस आप इतना रखना कि दिवांश सर जब तक है तब तक की टेंशन नहीं लेना, बस। ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की प्रकृति उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है। अभी हमने देखा तापमान या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो जनरली आयनिक रिएक्शन अकर फास्टर देन कोवेलेंट वन, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है। आयनिक अभिक्रिया जो है वो सहसंयोजक की तुलना में तेज होती है। क्यों होती है? दिस इज बिकॉज आयनिक रिएक्शन डू नॉट रिक्वायर बॉन्ड ब्रेकिंग, जबकि कोवेलेंट में जो बॉन्ड रहता है उसको तोड़ना पड़ेगा। आयंस में तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही वो रहता है अपने इंडिपेंडेंट। ठीक है। कैटेलिस्ट पर डिपेंड करता है फिर। कैटेलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन स्वयं प्रयोग में नहीं आता है, अपने आप को लूज नहीं करता। इट डज, कैसे करता है? कैसे करता है कैटलिस्ट ये काम की रिएक्शन की रेट को बढ़ा दी, दर को बढ़ा दी? तो वो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। यह ऐसा यह ऐसा सक्रियण ऊर्जा को कम करके करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके करता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? यह वो न्यूनतम ऊर्जा होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, जिससे एक रिएक्शन को हम स्टार्ट करें। अगर इतने मान लो यहाँ पर है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है। मैंने कैटेलिस्ट डाला, अब रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यह पहली एक्टिवेशन एनर्जी और ये दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटेलिस्ट ने क्या करा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और कुछ नहीं करा। एकदम आखिरी में गैसेस के लिए प्रेशर का भी रोल आ जाता है कि अभी तक हमने सॉरी यहाँ पे छः, एक और, एक दो तीन चार, एक और होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं। छः, डायरेक्ट छः पे आ गया, पता नहीं बीच वाला मैंने क्या स्किप कर दिया। मैं अगर जो भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस द रेट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है। हम्म, 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 क्या कि जैसे जैसे मैं प्रेशर या दाब बढ़ाता हूं, वैसे वैसे आपके जो गैसियस रिएक्टेंट रहते हैं, जो गैसीय अभिकारक रहते हैं, ठीक है, उनकी इक्विवेलेंट जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती है, जिसके कारण जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और कुछ नहीं। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बीकर है और ये सेम बीकर है। ठीक है। यहाँ पे अभी गैस के मॉलिक्यूल मस्त आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू ऐसे घूम रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई करना चालू करा। तो ये मैंने कोई ऐसी चीज ली और उसको यहाँ से ऐसे दबाते गए, जैसे जैसी जैसी वो चीज यहाँ पे आते जाएगी, यहाँ तक क्या ही मान लो। तो अब गैस के मॉलिक्यूल जो पहले इंडिपेंडेंटली घूम रहे थे, वो अब ऐसे पास पास में आ गए पूरे। अब पास पास में आ गए तो फॉर श्योर अब उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या? रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट, रिमेंबर वन थिंग, तीन ही ऑर्डर के लिए आपको याद रखनी। फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। उसमें भी मैं थर्ड का उतना नहीं बोलूंगा। स्टार्टिंग के तीन के लिए याद रख लो, काफी है। वैसे तो फॉर्मूला है उसका, पर फॉर्मूला कब तक याद रखोगे? मेरा मानना तो ये कि फॉर्मूला कब तक याद रखोगे। फिर भी अगर किसी को देखना है कि कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। रेट या फिर दर किस पे डिपेंड करती है? के, यानी के पे डिपेंड नहीं करती, सॉरी, के तो कांस्टेंट है। वो डिपेंड करती है आपका जो भी इधर कंसंट्रेशन दे के रखी उस पर डिपेंड करती है। तो के की वैल्यू, के की यूनिट निकालना है तो रेट लिखूंगा मैं, अपॉन ए लिखूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा, के लिख दूंगा। रेट क्या है? रेट है सर आपका जो भी मोल, मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय
कॉन्सेंट्रेशन देके रखिए, कॉन्सेंट्रेशन फिर से किसमें देके रखिएगी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ये दोनों चीज ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ऊपर जाएगी तो ये कैसे हो जाएगी, ऊपर ये यूनिट में आ जाएगा 1 - n n - 1। ठीक है, और समय तो नीचे आ जाएगा, जो भी करना है तो समय तो ऐसे भी सेम ही रहेगा। बट मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको ये चीज आसानी से कर समझ में आ जाती, जैसे मेरे से पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है कितनी है, तो सेकंड इनवर्स, डायरेक्ट डायरेक्ट सेकंड इनवर्स बोलूंगा। या तो फिर अगर मुझे और चेक करनी है कि जीरो ऑर्डर की क्या, तो जीरो ऑर्डर की तो सर मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हाँ, अगर मुझे इसकी निकालना है सेकंड ऑर्डर की, तो क्या करूंगा मैं, इसको इन्वर्स कर दूंगा, इसको देखो यहाँ पे -1 को हटा के यहाँ पे +1 कर दूंगा। और टाइम तो टाइम पूरी कंडीशन में सेम है, देखो पूरी कंडीशन में टाइम सेम, बस आपको यूनिट के साथ खेलते आना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिमेंबर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ जाता है आपके। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। Molecularity of a reaction is the number of reactant molecule, atom, ions or molecules that collide simultaneously to bring about a chemical reaction in a single elementary step. अभिक्रिया की आणविकता वह संख्या है जितने अणु, परमाणु या आयन किसी एक बुनियादी चरण, एलिमेंट्री स्टेप में एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करते हैं। देखो कितनी बेकार डेफिनेशन है, बहुत बेकार डेफिनेशन है, मैं जो आपको बताऊंगा वो बेस्ट डेफिनेशन रहेगी, थोड़ी समझ लो। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर, होल नंबर रहती है, मतलब माइनस नहीं होती और कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, जीरो नहीं होती। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं होती कि 1/2 हो गई, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस, प्राथमिक अभिक्रियाओं में ही आती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, बहुत आसान भाषा में, कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल। हाँ बोलो। क्या पढ़ेंगे, हाँ की पॉइंट पढ़ोगे तो भी चलेगा, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन भी लोगे ना तो भी चलेगा। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुन भी लोगे ना तो भी चलेगा। मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता जो है वो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, कितने रिएक्टेंट, कितने मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं रिएक्शन के, बस उतना चेक करना। यहाँ पर एक है, ये हो गया आपका यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर या फिर एक आणविक। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, दो मॉलिक्यूल है तो ये हो गया बायमॉलिक्यूलर या फिर द्विआण्विक। यहाँ पे कितने हुए, दो और एक तीन है तो ये हो गया ट्राइमॉलिक्यूलर या फिर थ्री, अरे जो भी हो। ठीक है, दिस इज अ थिंग, बस वो डेफिनेशन को इतना हार्ड बना देते ना। अब ये क्या होगा, NO2 एक बायमोलिकुलर, ये हो गया मोनोमोलिकुलर यूनिमोलिकुलर, ये हो गया आपका बायमोलिकुलर, ये हो गया आपका ट्राइमोलिकुलर, काम खत्म। अब यहाँ पे बस एक चीज है जो नोट आपको लिखना है कि ये जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है। ये कभी भी मॉलिक्यूलरिटी को आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जनरली उसकी वैल्यू आती सेम है, बट ये अलग चीज होती है, कभी भी सेम चीज नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी या आपकी जो आणविकता है वो आपका अभिक्रिया की जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है उससे समान नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, सैद्धांतिक होती है, तंत्र पर आधारित होती है। ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ऑन रेट लॉ। देखो यहाँ पे रेट लॉ का यूज नहीं करा हमने, केमिकल रिएक्शन को देखा, उसका मैकेनिज्म देखा, उसके बेसिस पर डिसाइड करा। जबकि ऑर्डर जो है वो रेट लॉ इक्वेशन से निकालते हैं हम, देखो अलग चीज है। तो रिमेंबर, दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें अलग है, सेम नहीं है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अब नया कॉन्सेप्ट फिर से कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है। और मेरे तरीके से आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगी। हर स्लाइड पर एक कीवर्ड ढूंढो, एक की वर्ड ढूंढो, बस एक कीवर्ड ढूंढो और आपका वो स्लाइड होगी। जैसे इस पूरी स्लाइड में इंपॉर्टेंट कीवर्ड बता देता हूं मैं आपको, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, ये आपका कीवर्ड हुआ।
ध्यान से सुनना। The rate determining step is the slowest step in a reaction mechanism that controls overall rate of reaction. दर निर्धारक चरण उस अभिक्रिया तंत्र का सबसे धीमा चरण होता है जो पूरी अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करता है। की फीचर, इट एक्ट्स बॉटलनेक इन द रिएक्शन में अवरोध की तरह कार्य करता है। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द रेट ऑफ इज द स्लोएस्ट स्टेप। मतलब पूरा रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर, सबसे धीमी जो रिएक्शन की स्टेप है ना उस पे डिपेंड कर रहा है। द रेट लॉ इज यूजुअली बेस्ड ऑन रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट लॉ भी है वो भी किस पे डिपेंड करता है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप रहेगी उस पर डिपेंड करता है, ना कि सबसे ज्यादा तेज। फॉर एग्जाम्पल अगेन, दो NO2, जब दो NO और O2 में डिसोसिएट हो रहा है तो कैसे रिएक्शन काम कर रही है देखो। पहले NO, ठीक है, किस में डिसोसिएट हो रहा है, NO और O में। ये धीमी स्टेप है। अब ये सर स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप क्या है, तो जनरली मैं इसको अभी फिलहाल में उतना डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस आप समझ लो। आपके लिए पूरा समझने वाली जो चीज है वो ये है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर निर्धारक चरण क्या होती है, तो सबसे धीमा चरण या फिर स्लोएस्ट स्टेप। ये आपके काम की चीज है, बाकी आपको उतना कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट पे आओ। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मस्ट बी एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखना एलिमेंट्री होती है। मीनिंग इट इज सिंगल कोलिजन, एक ही कोलिजन की बात होना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग रेट लॉ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में गति क्या जटिल अभिक्रियाओं की गति समीकरण को समझने में मदद करती है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉस और एंड हाफ लाइफ फॉर्मूलास, ठीक है। सो जस्ट गिव मी 2 मिनट, है ना, मैं पानी पीता हूँ और फिर उसके बाद चालू करते हैं। थोड़ा सा ही बचा चैप्टर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। इंटीग्रेटेड रेट लॉस एंड हाफ लाइफ फॉर्मूलास, ठीक है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, समाकलित गति समीकरण और अर्ध आयु के फॉर्मूले। रिमेंबर वन थिंग, आपको जब भी इंटीग्रेटेड रेट लॉस की बात आती है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इंटीग्रेशन आपको आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि क्या मेरे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, हमने रेट के बारे में बात करी थी, तो -dA/dt ये होता है रेट या फिर आपकी दर, ठीक है। इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो जो मेरा इनिशियल है और जो मेरा फाइनल है, जो मेरा प्रारंभिक है और जो मेरी एकदम आखिरी वाला जो कंसंट्रेशन है, मैं डायरेक्ट इस चीज को, क्यों ना सर मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं इसको डायरेक्ट याद कर लूं, हाँ, तो वही ऑप्शन बचता है आपके पास। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता तो मुझे ये चीज भी अगर याद रहती तो मेरा काम हो जाता, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई उसमें ऐसे ही नहीं है। अगर मैं इस चीज को भी याद कर लूं तो बस मेरा काम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप, कि अगर आपको फाइनल दे के रखा है, इनिशियल दे के रखा है, आपको कांस्टेंट दे के रखा है, टाइम दे के रखा है, कोई भी चीज एक मिसिंग रहेगी और आपका आंसर आ जाएगा।
ऑफ कोर्स हम इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे एक दो न्यूमेरिकल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाँ ऐसा कुछ था। ठीक है। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसा होता है, उसमें जो आपका हाफ लाइफ या फिर अर्ध का आयु काल है टी हाफ, वो जो है कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दूसरे केस में अब देखो कैसे इक्वेशन, देखो कैसी डिफिकल्ट होते आ रही। ये अब इक्वेशन क्या होगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अवॉइड ही करोगे तो ही बेटर है। नहीं, अगर आपको नहीं बन रही है, नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, अवॉइड भी कर दोगे तो देखो, हम बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में हमने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने की अगर कोशिश करी है तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। आपके जो एफर्ट्स है उसकी मैं सराहना कर रहा हूँ, बहुत सराहना कर रहा हूँ। बट हर चीज मेरे बस में नहीं है और आपके बस में भी नहीं है। बट रिमेम्बर वन थिंग, हम कर तो सकते हैं ना जितना हमसे हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे ये देखो, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया, ग्राफ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये देखो बहुत छोटी छोटी चीज है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हाँ यह है इक्वेशन। अगर मुझे वो याद नहीं है तो मैं इसका हाफ लाइफ टाइम याद कर लेता हूँ, कितना होता है 0.693 के। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में फिर से ये देखो कैसी अटपटी सी रिएक्शन आई। उससे मुझे मैटर नहीं है, मुझे मैटर है किससे, इससे मैटर है। जो आपका हाफ लाइफ है, अर्ध आयु काल है सेकेंड ऑर्डर के लिए, वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, व्युत क्रमानुपाती रहता है। इसमें कैसा था, इसमें तो था ही नहीं कुछ। तो दिस इज द सीन, बस इतना से याद रहेगा काफी रहेगा। इक्वेशन से याद नहीं भी होगी तो भी कोई टेंशन नहीं, और हो गई तो भी कोई टेंशन नहीं, वैसे तो कोई टेंशन ही नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर पर तापमान का प्रभाव। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज, हमने अभी पढ़ा था केमिकल रिएक्शन में रेट बढ़ जाता है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। तापमान बढ़ाने से रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है सर, दिस हैपेंस बिकॉज मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर एनर्जेटिकली, या फिर इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, आपके प्रभावी जो टक्करें रहती है ना वो बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अणु तेजी से गतिशील होते हैं और अधिक ऊर्जा के साथ टकराते हैं। अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, हाँ ये आप बाकी वो इक्वेशन याद नहीं कर रखो इट्स गुड, बट अगर आपको अरेनियस इक्वेशन याद है ना तो ये बहुत ज्यादा काम की इक्वेशन है। मैं बताता हूँ क्यों। के आपका हो गया रेट कांस्टेंट, दर का नियतांक। ए हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी फैक्टर, संघटन गुणांक जो टक्करों की संख्या को दर्शाता है। ई आपका हो गया एक्सपोनेंशियल साइन, माइनस ई ए आपकी एक्टिवेशन या सक्रिय कौन सी सक्रियण ऊर्जा। आर आपका हो गया गैस कांस्टेंट, और टी हो गया आपका टेम्परेचर केल्विन में। ये होती है एरिनियस इक्वेशन। इसका यूज आपको थोड़े समय में समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन में हम चेक कर लेंगे, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। अब मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करने में मुझे जो वैल्यू मिलती है लॉग ऑफ के एल एन, ये भी एंटी लॉग है ये भी एंटी लॉग है, पर आप, हाँ उसको मैं एल एन ही लिखता हूँ नहीं तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनाता है के साथ समय, बस और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था हर 10 डिग्री राइज पे आपका जो दर है वो कौन से ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, हायर द एक्टिवेशन एनर्जी मोर सेंसिटिव इज द रिएक्शन टू टेम्परेचर, जितनी अधिक आपकी सक्रिय ऊर्जा होगी उतनी अधिक आपका तापमान पर निर्भरता भी होगी। और जो चीज को मैं कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर कम ध्यान देना, याद रखना। क्योंकि मुझे भी पता आपका लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, तो उतना टेंशन नहीं लेना। अपन अभी खुद क्वेश्चन करके देखेंगे, कुछ चीज अगर छूट गई होगी तो उसको कवर कर लेंगे कि हाँ ये वाला चीज मेरी गलती थी, मुझे नहीं छोड़ना था, तो वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ मुझे एक्सप्लेन करना था इसको और अच्छे से। अब इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इक्वेशन देखो यहाँ से आई, कितनी भारी इक्वेशन लग रही। ठीक है, टू डिफरेंट टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन है, क्या होगा लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए, जो कि आपकी एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा होगी। आर आपका रेट कांस्टेंट हो गया, और
T1 माइनस T2। क्या किस चीज में हेल्प करती है? एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, या फिर रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे हेल्प करती है। तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते इस इक्वेशन से, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, आओ क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो अभिकारक अणु को रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ई से डिनोट करते हैं, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन। मतलब अगर मान लो किसी रिएक्शन में अगर आपको रिएक्शन होना कंपलसरी है, तो जो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उसकी ऊर्जा, जो अणु टकरा रहे हैं उसकी ऊर्जा या तो एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। उससे कम हुई तो आपका रिएक्शन होगा ही नहीं। इट एक्ट एज एनर्जी बैरियर, ऊर्जा बाधा के रूप में काम करता है। मतलब अगर इसके बराबर हो या इससे ऊपर हो तो होगा, अगर इससे नीचे होगी एनर्जी तो आपका रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यहां पर होगा, यहां पर नहीं होगा। इक्वल्स टू में भी होगा, सॉरी। मॉलिक्यूल विथ लेस एनर्जी डू नॉट रिएक्ट और सिंपली बाउंस ऑफ। जिन अणु की ऊर्जा ई से कम होती है वे अभिक्रिया करते ही नहीं है या फिर टकराकर वापस लौट जाते हैं। ये हमने एरिनियस इक्वेशन अभी देख ली थी, ठीक है। फिर भी हम उसका ये इक्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके कंक्लूजन है, उसको समझ लेते हैं कि जितनी ज्यादा एक्टिवेशन ऊर्जा या फिर सक्रियण ऊर्जा होगी, मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है वो कम होगा और आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्लोअर हो जाएगी एट गिवन टेम्परेचर। लोअर द ई फास्टर द रिएक्शन, और कुछ नहीं। किसमें नापते हैं सर? हम इसको नापते हैं किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल या फिर कैलोरी पर मोल। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो ही गया क्या? हाँ, खत्म ही हो गया चैप्टर। इसके बाद जस्ट और 2-3 स्लाइड है, फिर आपका खत्म हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या था? तो हमने अभी पढ़ा था, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। उत्तेजक नहीं है, उत्प्रेरक है यहाँ पे, सॉरी गलत हो गया। उत्तेजक, हाँ उत्तेजक भी बोल सकते हैं इसको। उत्तेजक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाता है पर उसमें खुद खपत नहीं होता है, ठीक है। कैटलिस्ट काम कैसे करता है? कैटलिस्ट काम करता है लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को, जो आपकी ई है, सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब उससे होता क्या है? उससे ये होता है, दिस अलाउ मोर मॉलिक्यूल टू हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट, थस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे अधिक अणुओं के पास अभिक्रिया करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है और वो अभिक्रियाओं में गति को बढ़ाता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, ये तो हमने पढ़ लिया, अभी 1000 बार पढ़ लिया। इक्विलिब्रियम पोजीशन बहुत जल्दी ला लेता है, ठीक है। इट हेल्प्स द सिस्टम टू रीच इक्विलिब्रियम फास्टर, जल्दी पहुंचने पे, संतुलन पे जल्दी पहुंचने में हेल्प करता है। कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड कैन बी रीयूज्ड। वो पुनः प्राप्त, यानी इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि कंज्यूम ही नहीं हो रहा है तो बार बार यूज भी कर सकते हो। कोलिजन थ्योरी, अब देखो ध्यान से। The collision theory states chemical reaction occur when reactant molecule collide with sufficient energy and proper orientation. टक्कर सिद्धांत नहीं, टक्कर सिद्धांत मत बोलना भाई, टक्कर सिद्धांत मत बोलना, कोलिजन थ्योरी बोलना फिलहाल में। अगर वहां पे मैं, मुझे नहीं पता, टक्कर सिद्धांत तो नहीं है, तब मुझे पक्का पता है, ठीक है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अभिकारक अणु पर्याप्त ऊर्जा या सही दिशा में टकराते हैं। पर्याप्त ऊर्जा और सही दिशा में टकराते तो ही रिएक्शन होती है। मेन पॉइंट क्या है थ्योरी के, वो पढ़ो। मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड टू रिएक्ट, भाई जब टकराएंगे तो ही रिएक्शन होगा। वेरी गुड। तो अभिकारक अणु को अभिक्रिया के लिए टकराना आवश्यक होता है, बिना उसके तो होगा नहीं। फिर दूसरी, सफिशिएंट ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है कोलिजन के दौरान, ठीक है। टक्कर के समय पर्याप्त ऊर्जा या सक्रिय ऊर्जा होनी चाहिए तो ही रिएक्शन होगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कोलिजन। प्रभावी टक्कर के लिए अणु की सही दिशा और स्थिति होना भी जरूरी नहीं। मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, ये दो,
ये इससे प्रॉपर जाके टकराता है तो रिएक्शन होता है। अब एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, याला ऐसा आ रहा है और याला इधर भाग रहा है, तो ना ये सही दिशा में जा रहे हैं ना इनकी सही स्थिति है, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। हो गया इतनी सी स्थिति। नॉट ऑल कोलिजन लीड्स टू रिएक्शन, पूरे के पूरे जो टक्कर है अब वो अभिक्रियाएं नहीं होती है। ओनली दोज विथ एनर्जी, केवल वह जिनकी ऊर्जा ई से अधिक या उसके बराबर होती है, हमने अभी बात करा, और एकदम करेक्ट ओरिएंटेशन, सही दिशा में होना चाहिए तो ही रिएक्शन होते, अदरवाइज नहीं होते। फैक्टर अफेक्टिंग कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को सांद्रता या फिर आपकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या फिर आपका तापमान, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या फिर उत्तेजक का सक्रियण ऊर्जा कम करना, ये डिसाइड करता है आपकी कोलिजन। दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ पर बस एक लास्ट देखो, मैंने एनसीईआरटी में देख रहा था तो मुझे कुछ ये मिला। ऑफ कोर्स ये मुझे नहीं पता एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, पर मेरा एक इंट्यूशन मेरे अंदर से वो आई कि हाँ ये भी डाल दे वंश। उसका लॉजिक ये है कि अगर मुझे इंट्यूशन आई है मतलब फॉर श्योर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं। ठीक है, क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर देहली ऊर्जा, तो यहाँ पे आता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी या फिर आपकी जो सक्रिय ऊर्जा प्लस प्लस वो जो मॉलिक्यूल होगा, वो जो एटम होगा, वो जो आयन होगा, उसके पास खुद की भी कुछ ऊर्जा होगी, तो उनकी ऊर्जा, एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन की अपनी पर्सनल ऊर्जा प्लस एक्टिवेशन ऊर्जा जो रहेगी, उसका आप क्या कर दोगे, एडिशन करोगे, तो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर दहली ऊर्जा मिलती है। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। यहाँ पर आपका केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर होता है खत्म। अब हम जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और चेक करते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे।